लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन हम अभी हिंदी के जाने माने आलोचक और विद्वान डॉक्टर राम बख्श जी से बातचीत कर रहे हैं। राम बख्श जी ने हिंदी आलोचना में नई तरह का काम किया है, एक नई दिशा दी है उन्होंने हिंदी आलोचना को। राम बख्श जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया था। उसके बाद इन्होंने रोहतक में और जेएनयू में और राजस्थान में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष रहे और इन्होंने उसे हिंदी के छात्रों की एक नई पीढ़ी तैयार की। 44 लोग इनके अंडर में पीएचडी कर चुके हैं, 44 लोग, और 38 लोगों ने एमफिल किया है। ये एक महत्वपूर्ण है जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। राम बख्श जी की आलोचना किसी वाद से सीधे प्रभावित नहीं है और न तो वो एक विचार से बाहर की जो आलोचना की परंपरा रही है उससे जुड़े है। वो साहित्य जो है, साहित्य के अंदर जो है उसको उसके आधार पर सामाजिक संदर्भ में उसको देखते हैं और एक साहित्य की नई दुनिया हमारे सामने आती है। राम बख्श जी ने इसीलिए प्रेमचंद के बारे में जो अध्ययन है वो अपने आप में मौलिक है। रामविलास शर्मा के बाद राम बख्श जी नए दौर में प्रेमचंद को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम इनसे जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है हिंदी का कथेतर गद्य, यानी कहानी से अलग भी जो गद्य है उसमें जो आलोचना और वो सारी चीजें हैं वो किस तरह है और कैसे वो एक नई विधा का सृजन करती है वो विधाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। राम बख्श जी बताएं कि कैसे आप कथेतर गद्य को परिभाषित करेंगे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब एक आया था कि मानव जीवन का भविष्य का जो स्वप्न है वो स्वप्न है नहीं, और पहले उस स्वप्न के पीछे घूमते थे और वो जो स्वप्न होता था वो स्वप्न जो है एक इमेजिनेशन की तरफ भी जाता था, नए नए तरह की कल्पना भी करते। तो बाद में आपने देखा होगा सुरेश जी कि हिंदी में जो साहित्य लिखा गया वो आधुनिक हिंदी में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही अगर आप देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में कविता कहानी तो जो शुरू हुई सो हुई, निबंध बहुत बड़ी विधा और यात्रा वृत्तांत बहुत बड़ी विधा है। इसलिए भारतेंदु युग में या द्विवेदी युग में यात्रा साहित्य के प्रचुर मात्रा मिलता। तो वो एक तरह की शुरुआत। दूसरी बात ये थी कि स्वप्न तो ठीक है, अच्छा है स्वप्न देखते हैं, जो आपको पसंद आता है या जिस पर आपकी नजर टिकी है वो तथ्य परख करना है। आप प्रेमचंद का जैसे आपने जिक्र किया, प्रेमचंद की रचनाओं में भी स्वप्न है और कैसे आजादी आएगी और फिर हम स्वतंत्र भारत कैसा होगा, ये सब प्रेमचंद में है। लेकिन प्रेमचंद के साहित्य का एक बड़ा हिस्सा कहानी उपन्यास के भीतर भाषण है, आलोचनात्मक है, होते हैं 50-25 पेज तक विचार विमर्श चल रहा। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है वो कथेतर का हिस्सा है और ये हिस्सा प्रेमचंद की रचनाओं को सशक्त बनाता है, ये हिस्सा कमजोर नहीं करता। और जब 21वीं शताब्दी में ये हुआ कि भाई अब ये सदी जो है वो कथेतर गद्य की सदी है, मैंने ही कथेतर है और उसी के अंदर साहित्य सृजन की संभावना। तो जो प्रेमचंद का जो काम के बारे में जिक्र किया रामविलास जी का, मैंने रामविलास जी के माध्यम से प्रेमचंद को समझा, पहले रामविलास जी को समझा फिर प्रेमचंद को पढ़ा, जब प्रेमचंद को पढ़ा तब वापस रामविलास शर्मा को पढ़ा और इस तरह मेरा 15-20 साल प्रेमचंद के साथ में एक रचनात्मक रिश्ता हुआ। जब ये रिश्ता परिपक्व हुआ, पूरी तरह लिख चुका, तब मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न आए जिनके लिए मैंने अपनी आलोचना लिखी थी। वो आपने देखा होगा, एक किताब है, मैंने हिंदी के 25-30 जो लेखक थे जो दिल्ली में उस समय रहते थे और हमारे छात्रों को जो आसानी से मिल सकते थे, उनसे हमने ये सवाल रखा कि आपने प्रेमचंद को जो पढ़ा था तब आपको कैसा लगा था। तो पहली बार जब पढ़ा था तब लगा, आज उनको कैसा लगता है, अब वो पुराने के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीजें एक तरह नए तरह से प्रेमचंद को देखा गया और ये आलोचना के भी एक नई दिशा सामने आई। भाई आपने तो कभी को पढ़ा, बचपन में पढ़ा ना, और अब पढ़ते हो तो क्योंकि आपका भी विकास हो चुका है और आलोचना का भी विकास हो चुका है। इस विकास के बाद रचना कैसी आपको लगती है उस समय। तो एक ये किताब मैंने उसके बारे में लिखी। उस जगह मैंने ये लिखा कि अगर किसी को तथ्यात्मक से संक्षेप में प्रेमचंद को जानना है बिना विवादों को दूर करके, तो एक कोई किताब ही नहीं। तो मैंने एक छोटी सी किताब प्रेमचंद पर एक लिखी जो अभी छपी है, पहले एनसीईआरटी में 1980 में
क्या उसका शीर्षक है किताब का? प्रेमचंद। प्रेमचंद से हाँ। एनसीईआरटी ने छापा है। NCERT छापा था, बाद में अब मैंने उसको नए ढंग से थोड़ा सुधार उधार के प्रेमचंद नाम से ही सेतु प्रकाशन ने उसको प्रकाशित। तो ये दो तीन चीजें। इसके बाद मेरे दिमाग में जो कि भाई ये मैं तो किसान परिवार से हूँ, तो मेरे तो मेरे पिता का चरित्र प्रेमचंद की रचनाओं में नहीं। और तब तो मैं ये मान के कर रहा था कि सारे भारत के किसानों के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं, और वो मेरी प्रेमचंद और भारतीय किसान इसी तरह की पुस्तक है। लेकिन बाद में मैंने ये महसूस किया कि सारे भारत के किसानों का वर्णन इसमें नहीं है। तो जो नहीं है वो लिखो, आप लिख दो, सब काम प्रेमचंद ही करेंगे। इसलिए रेणु की रचनाएं हम पढ़ते हैं, नए ढंग से पढ़ते हैं। उसका किसान भी एक अलग तरह का किसान है। और वो एक समस्या और आती है रचना में, आलोचना में, सुरेश जी आप तो जानते हैं, देखते हैं कि आपके सामने एक जिंदा व्यक्ति खड़ा है। अब आप उसको साहित्य का पात्र बना सकते हो या नहीं बना सकते? ये जो सौंदर्य शास्त्रीय समस्या है, ये भी कोई कम समस्या नहीं है। आपने एक किसान की कल्पना की कि ऐसा ऐसा होरी जैसा किसान होता है, एक धनिया जैसी स्त्री होती है, वो दबंग होती है, वो डरपोक होता है, ये सब चीजें आ जाती और आप उसको सुन लेते हो। लेकिन आपने जिसको देखा उसको आप लिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तब आपका टेस्ट वो व्यक्ति भी करेगा जिसके बारे में आपने टिप्पणी की कि मैं अपने पिता के बारे में लिखता हूँ, या मैं अपनी माँ के बारे में लिखता हूँ, या मैं अपने दोस्त के बारे में लिखता हूँ कोई संस्मरण, तो वो तो है ना। इसलिए वो एक एक कथेतर गद्य को भी मैं एक चैलेंजिंग विधा के रूप में मानता हूँ कि एक मुश्किल विधा है। सपन देखना उतना मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल ये यथार्थ की चीजें हमारे सामने आती। एक तो ये, दूसरा ये है कि शुरुआत है ना, भावी प्रसाद द्विवेदी की वो सरस्वती पत्रिका पढ़ो तो उसमें अनेक लोगों के, एक शिकागो प्रवासी स्वामी जी थे, वो हमेशा वहां शिकागो का वर्णन किया करते थे। बाद में भी बहुत लोगों ने लिखा। तो ये जो यात्रा वृतांत है, ये यात्रा वृतांत का भी एक दर्शन है। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आप उस दूसरे देश में जाते हो या उस देश में आप अपना देश ही खोज रहे होते हो। एक दूसरा ये कि उसके बारे में जो अन्य है, जिसको हम कहते हैं अदर है, वो अन्य आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है। अगर वो आपसे बड़ा है तो आप लिखोगे ही नहीं, अगर आपसे छोटा है तो ये आपके मानवीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। आप किसी को छोटा साबित करने के लिए संस्मरण नहीं लिखते हो, आप उसकी अन्य की अन्यतम विशेषताओं के बारे में लिखते हो। हमारे यहाँ तो ऐसा है, भारतीय परंपरा तो ऐसी है, पश्चिम की परंपरा ऐसी, भारत ऐसा पश्चिम ऐसा, जिसमें बहुत किताबें और लेख संस्मरण लोगों ने लिख रखे हैं, और हम ये कहते हैं भाई हमारा तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर होता क्या है, एक और चीज कह के मैं अपनी अभी बात खत्म करता हूँ, फिर आप धीरे शुरू करें। कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा और उसके बाद के लोगों ने लिखा तो स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन किया, और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लिखा वो हमारे अच्छे लेखक हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पक्ष में लिखने वाले हैं वो हमारे अच्छे लेखक नहीं है। ये हमने एक मोटी एक फिलोसॉफी बनाई और उसके अंतर्गत हम सारे साहित्य का विश्लेषण करते हैं। लेकिन हुआ क्या, हमारे साहित्य ने जिसे जिसे हम कहते हैं भारतीय परंपरा, भारतीयता को पिछड़ापन का लक्षण बना करके रखा, और एक जैसा अंग्रेज कर सकते हैं वैसा ही हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने करा। फल ये हुआ कि हमारे देश का यूरोपीयकरण, अमेरिकीकरण, भूमंडलीकरण के बाद हो गया। आज हमारी 90% संस्थाएं और मानसिकता अंग्रेजियत से भरी हुई है। आप इसका कितना उदाहरण दे दो। तो जो आप चले थे, जिनके विरुद्ध चले थे, आप वही हो गए। और इस तरह भारतेंदु से लेकर के जितने भी लेखक बाद में हमारे हुए बड़े बड़े, वो सब लेखक प्रो ब्रिटिश कल्चर हो गए, और हमारा समाज भी उसी तरह से हो गया। और हमने इस सवाल पर विचार ही नहीं किया कि आखिर भारतीयता क्या बची, और है तो नहीं है, है तो कितनी। मसलन हमारी जो मेडिसिन है, एक उदाहरण देता है, दवाइयाँ सब यूरोपीय है। और जो मान लिया जो नया शोध किया उन्होंने, बहुत मौलिक है, और आप कैंसर का आपका इलाज कर देते हैं, मेरा भी इलाज कर दिया उन्होंने, वो सब ठीक है। लेकिन जो छोटी मोटी जो पुरानी हमारा जो ज्ञान था, उस ज्ञान को हमने शास्त्र रूप में रखा ही नहीं। मतलब जुकाम तो हमारे समय में भी था, तो जुकाम की दवाई तो हमारे भारत में है। इसी तरह हमारे खान पान में भी है, हमारे लोक में भी है। तो हमारा लोक गायब हो गया,
हम ये मानते हैं जो कुछ यूरोपीय है वो बेस्ट बेस्ट है। और ये जो यूरोपीयकरण जो हुआ, इसके अंदर हमारे जो क्या कहना चाहिए, ये जो यात्रा वृत्तांत वाले जो लोग हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। पूरा देश समाज हमारा उसे गया, तो उसे हमें नए ढंग से देखने की जरूरत है। जी बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया। इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो प्रेमचंद को पहली बार पढ़ते हुए जो आपने ये कहा, और प्रेमचंद भारतीय किसान जो किताब है आपकी और रिसर्च भी इसी पर है, तो रामविलास शर्मा ने कोई संकेत नहीं दिया है कि जो आप कह रहे हैं उसका कोई संकेत मिलता है उनमें कि नहीं? नहीं, उनका दरअसल जो मुख्य जो जोर है कि प्रेमचंद साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी लेखक है, और इसका उन्होंने वैचारिक विश्लेषण किया प्रेमचंद का। ढूंढा है उसको ढूंढा प्रेमचंद। हाँ, पूरे प्रेमचंद को। और उसमें उन्होंने ये रखा कि भाई प्रेमचंद बड़े लेखक इसलिए है क्योंकि ये सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी ये लेखक है। और फिर उन्होंने सारी कृतियों का विश्लेषण इसी तरह से किया और सारे पात्रों का विश्लेषण उन्होंने किया। दरअसल ये वैचारिक दृष्टि पे ज्यादा जोर देने के कारण प्रेमचंद का एक अर्थ स्पष्ट हुआ। अगर रामविलास शर्मा ने न लिखा होता तो हम दरअसल प्रेमचंद क्या है उसको ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने एक दे दिया कि ये दिस इज प्रेमचंद, आगे बढ़ो। मतलब मैंने लिखा आगे बाद का लिखा, तो मैं इसलिए लिख पाया कि मैं रामविलास शर्मा को पढ़ चुका था, और रामविलास जी की जो भी मान्यताएं थी उन सब समझ को मैंने उसको देख करके और उसके हिसाब से आगे जो चीज छोटी बची, टुकड़ा बचा, उसी को करने की कोशिश की। उनको इसलिए हमारा कोई मतभेद नहीं, हमारा अलग है, लेकिन हमने आगे क्या, रामविलास जी के बाद क्या, तो हमने उस हिसाब से रेणु को भी मैंने उस हिसाब से पढ़ा। अभी हालांकि मैं पूरा रेणु पर काम नहीं कर पाया, लेकिन रेणु को एक अलग ढंग से देखने समझने की जरूरत है। हालांकि हिंदी में ये प्रेमचंद बनाम रेणु करके, उसके कारण हमने प्रेमचंद को भी कम समझा और रेणु को तो हमने गलत समझा। तो ये एक बाकी है जो कोई बिहार के लोग करेंगे, मैं भी कर सकता हूँ। मैं सन 1977 में जब जेएनयू में पीएचडी करने के लिए आया, तो आप हमसे मतलब आप वहाँ पीएचडी कर 77 से आप 76 में आ चुके थे। 75 में 75 में आप आ चुके थे, और आप पहले बैच के, नामवर जी ने जो हिंदी विभाग बनाया उसके पहले बैच के प्रतिभाशाली और कहे जाने वाले छात्रों में पहला बैच पहला जी और आपसे हुई, और 50 साल के आसपास हो गया आप जी। होने को जा रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहता था कि आपने जो आपके बाद के दौर में फिर एमफिल का आया, लेकिन आप सीधे पीएचडी में गए थे वहां नामवर जी के साथ। लेकिन आप ये बताएं कि प्रेमचंद के पर काम करने की प्रेरणा कैसे हुई, क्यों प्रेमचंद पर आपने काम किया? देखिए, मैं तो एकदम गांव से आया हुआ था, मतलब जो यूनिवर्सिटी से आया था, बी पार्ट वन से। तो 4-5 साल उन्होंने कक्षा में मुझे पढ़ाया, और उनका मोह, मैं तो कहूँगा मोह, मेरे लिए जागृत हुआ। तो जब नावर जी जेएनयू आए तो उन्होंने फॉर्म भेजा कि राम बख्श को फॉर्म भरना नहीं आता होगा, आप इसका फॉर्म भिजवा दो। तो घूमता रहा लाइब्रेरी में और इधर उधर। वो तो एक तरह का कल्चरल शॉक का मामला मेरा जेएनयू के अंदर था। मैंने तो ऐसी खुला विश्वविद्यालय जिसमें आप अपने वही हॉस्टल है, वही क्लासरूम है, वही टीचर है, ये सब देखा नहीं था। तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे किस पे काम करना चाहिए। मेरे टीचर जानते थे कि मैं किस पे ठीक कर, किसान परिवार से हूँ तो मैं प्रेमचंद को ठीक से कर सकता हूँ। तो इसलिए ये प्रेरणा, ये कहो या इसका जो निर्णय है, वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे और प्रोफेसर नामवर सिंह ने मिल करके मेरे लिए लिया कि तुम प्रेमचंद पे काम करो। और मैं ठहरा भोला भाला आज्ञाकारी व्यक्ति का, प्रेमचंद पे करो तो मैं प्रेमचंद पे कर लेता हूँ, अगर प्रसाद पे कहते हैं तो मैं प्रसाद पे कर लेता, जितनी मेरी समझ थी, जो भी मेरा अनुभव था। तो ये शोध का जो निर्णय है, इसलिए माना जाता है कि शोध से शोध छात्र का नहीं होता, निर्देशक वो शोध छात्र दोनों का। और उसके बाद में आप देखते हैं कि जो मेरा 4-5 साल तक जो मैंने काम किया था, अगर आप ध्यान से पढ़ें और देखें तो उसी समय नामवर जी भी भाषण दे रहे थे प्रेमचंद पर बहुत। और मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी किताब से नामवर जी ने लिया या उनसे मैंने नकल कर दी, बहुत समानताएं हैं, आपको बराबर दिखाई देती है। उस शोध के दौरान गाइड भी बदलता है, नामवर जी के विचार भी बदले उसको देख करके, और उससे अच्छा लगता था कि अच्छा मैंने ये बात कम से कम ऐसी अच्छी कही या इस तरह की कही जो नामवर जी को भी पसंद आई। तो ये एक तरह का एक सामूहिक प्रयास जैसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा आपने ये कहा, ये वहाँ की एक जेएनयू की खास परंपरा रही है कि अब जैसे मैं जब पीएचडी का विषय लेने के लिए आया जेएनयू में, तो मुझे था कि वहाँ तेलंगाना में जो संघर्ष हुआ था
उसमें जो जनगीत लिखे गए थे उसको इकट्ठा करूं और उस पर काम करूं। फिर ये सब दिया मैंने। फिर नावमर जी ने कहा कि 1-2 दिन बाद बुलाया, कहा कि इसमें समय सीमित होता है और आपको वहां जाना आना ये बेस्ट विषय है, श्रेष्ठ विषय है, लेकिन आप अभी जो दिया दिया गया समय है उसमें आप साठोत्तरी हिंदी कविता पर काम करिए और समय के अंदर जमा करिए। जी जी हाँ। तो ये शिक्षक उस समय छात्रों के प्रति इतने ज्यादा समय को देखते थे, उसके उसका जो क्या मनोविज्ञान है उसको देखते थे। तो ये वहां हुआ। तो प्रेमचंद को आपने एक आपकी जो किताबें, दोनों ही किताबों में, जिस तरह से अभी आपने एक बताया कि भी नए ढंग से उसको किया है, प्रेमचंद को नए ढंग से आपने परिभाषित किया और वो एक अपने आप में आलोचना में एक उपलब्धि है। जी प्रेमचंद से आगे आपने दादू दयाल पर काम किया है। जी जी। दादू दयाल पर अचानक आधुनिक समय से मध्यकाल में चले जाने का क्या कारण है और क्यों दादू दयाल पर आपने काम किया? देखिए, एक तो कारण मेरे को ये लगा कि मुझे आधुनिक काल पढ़ा, आधुनिक काल के बारे में जानने लगा, लिखने समझने बोलने लगा। जानना चाहिए मध्यकाल एक ऐसा हमारे देश का चिंतन का हिस्सा है जो हमारी वर्तमान मानसिकता को आज भी तय करता। आज भी हमारे बड़े प्रश्न मध्यकालीन भक्तों और संतों के माध्यम से होता है। ये मेरे दिमाग में। दूसरा ये आया कि ये मेरी कमी है और मुझे अगर साहित्य की, तो मुझे इन पे काम करना चाहिए। फिर प्रेमचंद, फिर कबीर के ऊपर देखा तो कबीर पे काम लोगों का किया हुआ है। हालांकि तब भी मैंने कबीर पर 2-4 लेख लिखे हैं जो देखो क्या कहना चाहिए, ज्यादा प्रचारित नहीं हुए, क्योंकि प्रचार सिर्फ सेलिब्रिटी राइटर का होता है देश में, इसलिए हमारी जनता अनपढ़ रह जाती है। अध्यापक हो चुके थे आप तब आप टीचर हो चुके थे, अध्यापक हो चुके थे। मैं होता था और हाँ, वो जो मोनोग्राफ की सीरीज जो थी, मैंने करके सबमिट किया और सब किया, और कई अनुवाद और संस्करण मेरे ख्याल से 14-15 आवृत्तियां उसकी हो चुकी है, बड़ी पॉपुलर सी किताब। लेकिन दादू दयाल की जो भक्त काल के जो कवि हैं, तो वो राम भक्ति शाखा के हों चाहे कृष्ण भक्ति शाखा के हों, उनमें दादू दयाल किस तरह अलग हैं या उनकी खासियत क्या है? दादू दयाल एक परंपरा के कवि और कबीर की परंपरा के कवि, और जब बहुत बारीक विश्लेषण आप करने लगोगे तो दादू दयाल ने 90% बातें वही कही हैं जो कबीर ने, और कबीर ने 95% बातें वो कही हैं जो गोरखनाथ और सिद्धों ने उन्होंने कही। 84 सिद्धों की जो वाणी है उनके। तो ये एक परंपरा है, वेद विरोधी जो चिंतन की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत दादू दयाल था। तब इनका महत्व क्या, जो आपका बेसिक प्रश्न में समझाऊंगा कि एक तो उस परंपरा को जीवित रखा था, और उस परंपरा को इस पूरे जो राजस्थान और गुजरात और हरियाणा और इस उत्तर भारत का जो हिस्सा है, इस हिस्से पे लोक में उसको प्रचारित किया। वहां जाके सत्संग करते थे, भाषण देते थे, सुनते थे। फिर जो कविता की दृष्टि से देखें तो उन्होंने लोक जीवन के नए नए उदाहरण दिए और उनपे हमारा लोक जीवन दिखाई देता। जैसे एक मेरे को इस समय रैंडम याद आ रहा है कि मनुष्य का जीवन है, और जाना किसी दिन बताएंगे हम लोग, आप और हम सब भी देख रहे हैं। अब इसको कहेंगे, दादू ने बहुत सुंदर तरीके से, दादू ने कहा, जाए जन्म अंजूरी को पानी, अंजूरी के अंदर आप पानी भरो और आप देख रहे हो कि वो पानी जा रहा है, आप उस अंजूरी के पानी को रोक नहीं सकते, वो जाएगा, और आप देख रहे हो जा रहा। तो जिस तरह से अंजूरी का पानी जाता है उसी तरह से हमारा जीवन भी जाता है। तो ये जीवन और मृत्यु के कंसेप्ट संबंधी इस तरह के बहुत सारे बिंब दादू में मिलते हैं, या कबीर में भी मिलते हैं कई तरह से, और तो बहुत सारे संतों में उसका वर्णन है। और एक सुंदरदास ने लिखा है जगह कि ये जो स्त्रियां हैं, अपने एरिया की स्त्रियों की निंदा करी, बड़ी गंदी है, ये हाथ होती नहीं। बच्चे ने वो उसकी सफाई की और आके रोटी बनाने लग गई और सिर पर जुएं भरी हुई होती है, और ये क्या है, जरा भी इनमें सेंस या बोध उनके अंदर नहीं है, ये क्या है। तो ये जो नई चीजें हैं, जीवन अनुभव बहुत दादू दयाल के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, और खासकर जीवन क्या है जो परिभाषित किया वो तो अद्भुत है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, और पिछले दिनों आपसे बात भी हुई थी, कबीर पर आपने लिखा भी है, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो श्वास गुंजार पुस्तक है जो कबीर की, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सीधे सीधे उसको कबीर का क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कबीर वो उसमें सारा जो है वो एक तरह से कबीर ने क्या कहा इसकी रिपोर्टिंग की है धर्मदास ने, कि वो कबीर अपनी बात कहते हैं, फिर कहते हैं कि कबीर दास ने ये बताया हमें, धर्मदास को ये बात कहते हैं कि ये है ये है।
कबीरदास धर्मदास को कहते हैं कि है श्वास गुंजार में। तो इसको कबीर की रचना या इस पर विश्वास करके कि धर्मदास ने रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, कैसे देखेंगे आप? देखिए हमारे यहाँ और उस सारे संसार के संसार में या उस तरह से कहा हो या ना कहा हो जितना धर्मदास ने या जितनी उस प्रति के बारे में बता, लेकिन वो उनके विरुद्ध नहीं है, उनको विकसित करता है और एक तरह से कबीर की जो सार्वजनिक स्वीकृति है उस स्वीकृति के बिंदु तक लाते हैं कबीर। और अगर वो ये नहीं होती इस तरह की रचनाएं तो हम तो भूल चुके होंगे भाई, कोई पता नहीं कोई थे। तो वाल्मीकि रामायण को लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो होगा रामायण ने कुछ लिखा था अच्छा था, हमने नहीं पढ़ा। तो कबीर को जीवित रखा, तो ये जीवित रखना भी उनके होने का प्रमाण उसको मानता है। और इसलिए बाद वाले इस तरह के रूप जब लिखते हैं तो वो उनके बारे में अच्छा, ये एक तरह से महत्वपूर्ण कार्य है कि कबीर को समझा और कबीर ने क्या कहा उसको उन्होंने कविता में परिवर्तित किया और विकसित किया। यस। इसके बाद दादू दयाल के बाद आपने रामविलास शर्मा पर काम किया है, किताब आपने की है, तो उनका हिंदी आलोचना में रामविलास शर्मा जी का क्या योगदान है? देखिए रामविलास हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसकी कमियां दिखाई देती, क्योंकि वो प्रेम जो है वो वही करेगा और वही बताएगा। तो जब हमने रामविलास शर्मा को पढ़ा, मैंने रामविलास जी ने तो सारे विषय दिए हिंदी के लोगों को, अनपढ़ हमारा समाज है अभी भी मोटे तौर पे अनपढ़ ही है, खाली सुनना आता है इनको, तो श्रुत समाज है ये, पाठ पढ़ता नहीं। तो रामविलास शर्मा कह रहे क्या करते हो, मैं बेटी को पढ़ो, ये सरस्वती पत्रिका पढ़ो, ये दुलारीलाल भार्गववाणी पढ़ो, माधुरी पढ़ो, तो और भारतेंदु को ढंग से पढ़ो। तो ये एक तरह से उन्होंने विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया और एक अतिरंजनापूर्ण दृष्टि से प्रस्तुत किया। हमने ये भी मानने के लिए तैयार, ठीक है अतिरंजनापूर्ण। और कई बार ऐसा लगता है, मुझे कई बार लगा कि गलत तरीके, और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किताब आई, तो किताब की पांडुलिपि पहले राजकमल प्रकाशन में आई और राजकमल वालों ने नामोदी को दी और नामोदी ने पढ़ ली। और पढ़ने के बाद में मेरे पास मैं जो मिलने गया था, तुम क्या ये साहित्य में ऐसा करते रहते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसानों के बारे में इतना लिखा वो लिखा, तुम जाके सरस्वती पत्रिका पढ़ो। तो गाइड नामोदी को रामविलास शर्मा ने बताया कि अपने शोध छात्र को सरस्वती पत्रिका पढ़ने के लिए मारवाड़ी लाइब्रेरी भेजो। तो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं 20 साल की पत्रिका मंगा करके पूरी पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरी एक समझ बनी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में और सरस्वती पत्रिका के बारे में। फिर मैंने ग्रे लिखा एक छोटी सी बात। तो वो पढ़ने से मेरे को लगा कि रामविलास जी जो लिखा है तो गलत है, ये इमेज है ही नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा। और तब मैं उनसे असहमत हुआ, तो मैंने एक असहमति का, यस याद है मुझे, आपने लिखा था। तो वो असहमति वाला लिखा, तो नामवती का क्या कर रहे हो, तो थोड़ी लिखा जाता वो छपा कहाँ था वो लेख? तो फिर मैंने वो लेख कहाँ छपा था? सरस्वती नहीं, आपका लेख कहाँ छपा था? सरस्वती में आलोचना में छपा था, लेकिन छापा उन्होंने, लेकिन नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रामविलास जी के बारे में। हाँ। तो फिर मुझे नेशनल बुक किताब मिली कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का संचय। अच्छा। तब मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के संचयन के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की इमेज, जो इमेज रामविलास जी ने बनाई थी, उससे एक अलग इमेज बनने वाली एक किताब है। तो अच्छा। वो असल में संचयन है, लेकिन वो आलोचना, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। तो वो उससे जो है, अगर आप दोनों किताबों को साथ साथ पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कैसे उद्धरण से एक तथ्य की पुष्टि। तो मैंने कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं की, बड़े महान लोगों से क्या टिप्पणी करें, लेकिन उस क्या कहना चाहिए कथेतर गद्य के माध्यम से मैंने एक आलोचना की पुस्तक लिखी। जी। इसके बाद आपने समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक, ये आपने लिखा है, लिखी है पुस्तक। तो इसमें आपने समकालीन में किन आलोचकों को आपने महत्व दिया है और उनकी किन बातों के कारण उनको महत्वपूर्ण माना है? बड़े आलोचक हैं और परंपरा वाले, माने हिंदी आलोचना पे चाहे कुछ भी बात करो, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी से के बारे में, तो मैंने पहले तो के बारे में लिखा। और उसके बाद में हिंदी के जो 4 ऐसे आलोचक जिन्होंने साहित्य की अवधारणा हमारे सामने, जिसको कहना चाहिए कंसेप्ट ऑफ लिटरेचर, जिन्होंने दिया, जैसे रामचंद्र
रामविलास शर्मा से पूछने के लिए जाओ तो वो फैक्ट में लाते हैं। नावर सिंह से पूछने के लिए जाओ तो नावर सिंह कहते हैं साहित्य सृजनात्मकता है। मुक्तिबोध के पास जाओगे तो कहेंगे कि वो फैंटेसी है। आगे के पास में जाओ कहेंगे कि साहित्य हो सके तो गजानन माधव अच्छा रामावती से सहमत नहीं थे अच्छा तो उनको, लेकिन वो मैंने तो गुरु जी को रखिए। ये तो हिंदी आलोचना और से अचानक हम देखते हैं कि आप मीडिया पर आप लिखते हैं। तो सतयुग में मीडिया, आधुनिक समय को आपने सतयुग कहा और एक मैथोलॉजी से जोड़ दिया और एक अच्छा शीर्षक है ये। सतयुग में मीडिया में क्या स्थापित किया है? ये एक तरह 15 दिन में भावी क्षमता प्रदेश पत्रिका उदयपुर से निकलती थी तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप समकालीन पे लिखो। समय की राजनीति को देख सके तो राजस्थान में तो रहा तो वहां की तो हलचलें थी और जो अखबार में आता था उसको मैंने अपने ढंग से लिखने की मैंने कोशिश की। और वो सतयुग के मीडिया का कंसेप्ट तो आया था एक लोक कथा से। लोक कथा तो उसमें क्या है कि शिव जी और पार्वती जी जो है वो धरती पे आए घूमने के लिए तो और नंदी पे साथ था। तो पार्वती तो बड़ी कोमलांगी और सवारी साथ में चल रही है और ये कोमलांगी लड़की बेचारी इसको पैदल चलवा रहा है, इसको अकल नहीं। तो शिव जी ने सुना तो कहा हाँ अरे क्या चलो उसको बिठा। तो कहा कि देखो इस औरत में बिल्कुल ही अकल नहीं है, संवेदनशील नहीं है। पति को तो पैदल चला रही और खुद ऊपर बैठ गई। फिर वो उतर गई और शिव जी को बिठा दिया। शिव जी बैठे तो शिव जी ने कहा कि तो कहा कि ये बुढ़ा देखो ये महिला बेचारी पैदल चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ भारत भूमि में तो औरत पैदल चले और हाथ की रेस करे। तो कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, तो अब क्या करें। तो दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठे तो कहा कि आगे गए तो कहा इनमें जरा भी पशु प्रेम नहीं है, ये दोनों एक बेचारे जानवर के ऊपर बैठ गए। तो उसके बाद तो तात्पर्य ये कि आप कुछ भी करोगे मीडिया आपकी निंदा ही करेगा और उनके पास में आपकी निंदा के हमेशा ही पॉइंट रहते हैं। तो उसको मैंने इससे जोड़ इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रकरण है उसके अंदर जिनका मैंने वर्णन किया। जैसे एक छोटा सा है आरोप शास्त्र का है। तो उसमें क्या होता है कि मैं एक बार उसमें यात्रा वगैरह सब है तो मैं कोचिंग जा रहा तो अहमदाबाद में गया। तो अहमदाबाद में उस समय क्या था कि जो जनरल डिब्बा होता था वो जनरल डिब्बे पे कोई बैठ नहीं सकता था। तो हम बच्चे और परिवार सब थे तो मैंने कहा यार हमको कोई बिठा दे पैसा वैसा लेके उसमें कुछ करके। तो मैंने पूछा मेरे को बिठाओ भाई। तो कहा कुछ नहीं अभी वो आएंगे तो बिठा देंगे। मैंने कहा कौन आएंगे जितने में साहब तो सो जाओ और बैठने वाले सो 5 रुपया लिया और वो सब करके डब्बे पे एकदम सार्वजनिक रूप से कब्जा। मैंने कहा तो वो हो गया भूल गया। उसके कई वर्षों बाद फिर गया तो एकदम सिस्टम बना हुआ लाइन लगी हुई है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता, पुलिस वाला देख रहा है, आपको सब सिस्टमेटिक बिठा दिए। तो मैंने ये प्रश्न पूछा अपने आप से कि वो कहाँ गए वो कहाँ गए, वो भी तो कहीं देश से सेवा कर रहे होंगे। तो ये और वहां पर खत्म हो गया, मैंने कुछ आगे टिप्पणी नहीं की। तो ये इस तरह से जो चीजें हमारे समाज छोटे छोटे प्रकरण या जैसे उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो अपने उनको जो गिफ्ट मिलती थी वो उन्होंने बेचना शुरू किया। कहा मुख्यमंत्री अपनी शॉल बेच रहा भाई तब रुपए तो देने पड़ेंगे ना। तो लोगों ने खरीदे लाखों लाखों रुपए दे करके। तो फिर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी भी इनका ध्यान रखेंगे ना बाद में इनका, तो रखा उनको और सब बहुत कुछ हुआ। अब क्या क्या हुआ इस सब मैंने लिखा। मैंने कहा जब मुख्यमंत्री बेच रहा है तो भैया 5 रुपए का पेन भी 500 में खरीदा जाएगा और जो 500 में खरीदा जाएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये ऐसी कई परंपरा। आपने जो कहा ना मीडिया के बारे में, तो मीडिया यही काम करता है कि वो जो कुछ सचमुच में घटित हो रहा है साहस करके वो सामने लाने की कोशिश करता है जी। और जो हो रहा है उसका जो अर्थ की ध्वनि है वो पकड़ता है। जैसा कि आपने पकड़ा कि ये जो 5 रुपए की कलम 50 रुपए में इसलिए है कि कल को कोई दूसरा काम हो जाएगा जी। आगे
आपने मेरी चितानी, ये बहुत चर्चित है किताब, और आपने बिल्कुल ही नई परिभाषा दी है गद्य की और उसकी। मेरी चितानी में क्या है और उसमें क्या आपने संभव किया है? ये जो मूल प्रश्न मेरे दिमाग में टिकने का आया था वो तो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेमचंद के गोदान में मेरे पिताजी गंगाराम जी का चित्रण क्यों नहीं। अच्छा। वो तो किसान थे, हमारी आज जागीरदारी थे, लेकिन होरी तो बड़ा डरपोक और कायर किस्म का है। मेरे पिताजी तो बड़े दबंग थे, और जागीरदारों का सम्मान वो आदमी दबंग कैसे रह सकता है। और वो दबंग था तो थे तो उनका उनका चरित्र विश्लेषण आना चाहिए। तो मैंने मेरे दिमाग में पहला प्रश्न तो प्रेमचंद के साथ मुठभेड़ करने का। दूसरा मेरे को ये हुआ कि निंदा मैं ही अपना लिखा, तो मैंने अपने संस्मरण की गाँव के चितानी यानी चितानी गाँव गांव है आपका? मेरा गाँव है जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मैं रहा, और वहाँ मैंने जो जो देखा और जीवन में जो जो जिया, स्कूल एजुकेशन से एमशिप से, उसमें बाद में विश्वविद्यालय के बारे में भी है, और फिर अमेरिका प्रवास किया था तो उसके बारे में भी मैंने लिखा। तो ये जो संस्मरण है और रिपोर्ट आते उसको मैंने उसमें सामने रखने की कोशिश की। बहुत चीजें छोटे छोटी थी। अकाल रात कार्य होता था, उस अकाल रात में क्या होता था, अकाल रात मंत्री कौन बनेगा भाई, तो वो मंत्री मुख्यमंत्री का सबसे करीबी होगा वो बनेगा, तो जो करीबी होगा उसकी कितनी कमाई होगी उसका वगैरह। तो उस जीवन को मैंने पुनर्लेखन या पुनर्सर्जित करने की कोशिश की। और एक तरह से मेरा ये प्रयास रहा कि आप 1950 से 70-75 के बीच के राजस्थान के एक नागौर जिले के पिछड़े गांव के भीतर आप गलियों में घूम रहे, वो रखने की। बहुत अच्छा, ये तो बेनीपुरी जी ने किया था अपने बेनीपुर के बारे में। अब उसके बाद आखिर में अभी पिछले दिनों उस किताब पर चर्चा भी हुई और चर्चित पुस्तक बनी है वो। नामवर जी पर संस्मरण है, और नामवर जी पर जो कहीं कहीं चर्चाएं हुई, गोष्ठी हुई, उसकी भी रिपोर्ट है। तो वो अपने तरह की नई तरह की किताब है ये, कि उस तरह से एक सामूहिक रूप से हम नामवर जी को आपके अपनी दृष्टि के अलावा भी जो दूसरी लोगों की दृष्टि है उस तरह से देखने का हम प्रयास करते हैं। देखा है आपने उस पुस्तक में क्या क्या है, कैसे आपने उस पुस्तक में नामवर जी के बारे में क्या नए तथ्य? ये क्या है कि मैं जब जेएनयू प्रोफेसर बन करके गया 2008, तो उस समय नामवर जी का जन्मदिन मनाया जाता था सारे विश्वविद्यालय में। नामवर जी को कुछ रखना है, नामवर जी को कुछ रखोगे तो नौकरी मिल जाएगी, छप जाएगी, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा बोर्ड। तो एक 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 सामूहिक वंदना का भाव था। एक दूसरा ये था कि नामवर जी सचमुच में हिंदुस्तान के हिंदी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे समझदार व्यक्ति थे, और उनका एक आदर प्रकट करना चाहते थे हर एक व्यक्ति कि भाई नामवर जी के रहते रहते उनके जीव के बारे में। तो जब 75 वर्ष के हुए थे तो सेमिनार हुए, उन्होंने पत्रकार कौन थे जिन्होंने किया था, अच्छा, वेद प्रताप वैदिक नहीं, वेद प्रताप वैदिक नहीं, मध्य प्रदेश के। अच्छा ठीक। तो उन्होंने सारे भारत में नामवर के निमित्त करके प्रोग्राम। हाँ हाँ हुआ था ना, मैं भी गया था उसमें। हाँ, वो नामवर के निमित्त में उनके 75 साल के होने पर हुआ था। तो बिहार गया था मैं, मध्य प्रदेश गया था। तो वो उसमें मैं जोधपुर में था, तो मैंने कहा कि अब नामवर जी का यहाँ भी समय होना चाहिए। तो मैं उसमें लेक्चर था, मैंने कहा मेरे तो कोई औकात नहीं है, मतलब छवि नहीं है, बाकी तो सब है, छवि के बिना बिजनेस नहीं होता, तो मेरे से तो होगा नहीं, तो मेरे कहने कोई आएगा नहीं, नामवर जी आ जाएंगे। तो हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, और एक मोहन स्वरूप महेश्वरी थे, मोहन स्वरूप जी को हमने आमंत्रित आपको, तो नामवर जी ने कोऑर्डिनेट हुआ और वहाँ प्रोग्राम। यहाँ जब मैं आया तो मैंने कहा यहाँ जेएनयू के अंदर तो इनका कोई जन्मदिन नहीं मना था। तो मैंने चेयरमैन को कहा, उस समय जीवनलाल चेयरमैन थे, नामवर चिढ़ते थे। मैंने कहा कि भाई शुरू से चिढ़ते थे तो मैंने उनको कहा कि नावल जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो विरोध किया, कहा नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने कहा भाई चेयरमैन से लड़के पूछते हैं, तब मैं अपना बदल। तो जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने तुरंत 5 दिन बाद ही नावल जी का जन्मदिन मनाना शुरू किया, और उस समय उन लोगों को बुलाया हमने जो नावल जी को पसंद करते हैं और नावल जी के बारे में जिनके अनुभव में अच्छी अच्छी बातें, तो उनको मैंने आमंत्रित किया। 4 साल तक ये प्रोग्राम चला, उस सारे प्रोग्राम की मैंने रिकॉर्डिंग की, उसको फिर टेलीकास्ट भी कराया, और उसको लिखे हुए को वापस एडिट करके और एक किताब रूप में दिया, और फिर जो मैंने लिख रखा था वो भी मैंने उस किताब में। ये वो किताब का, तो ये आपकी जो पूरी आलोचना यात्रा है वो हुई। अंत में अंतिम सवाल जो मैं करना चाहूंगा, नामवर जी से संबंधित तो बहुत सारे संस्मरण हैं और उनको पर अभी लिखा जाना बाकी है उनको भी। तो अंत में मैं एक चीज जानना चाहूंगा, वो ये कि आखिरी सवाल कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर किस विषय पर सोच रहे हैं? देखिए, तो नामवर जी के रहते हुए ही मैंने तय किए थे। एक तो क्या है कि मेरे को मध्यकाल के 3-4 कवियों पर, जिसमें विशेष तुलसीदास पर मेरे को
लिखना, और मैंने आधा कुछ कर दिया। एकाचित कुछ बहुत अच्छी चीज है। तो एक छोटा सा बता देता हूँ कि सीता जो है वो कहती है कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो रामचंद्र जी मना करता, कहा नहीं नहीं, वहां बहुत कष्ट है ये। तो सीता तर्क देती कि जीव बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पिया बिन नारी। जीव के बिना शरीर और पानी के बिना नदी जैसे होती है, ऐसे ही पति के बिना नारी का जीवन होता है। मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं रहता, मैं पति के साथ रहूं। अब इसमें पति स्त्री की स्थिति भी तुलसीदास समझ रहे थे, लेकिन उस नदी की स्थिति, उत्तर भारत के नदी की स्थिति बता रहे कि बिना पानी की, और आज जो शरीर कैसे हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें तुलसीदास में तो वो लिखना है। और दूसरा मेरे को उपन्यास कैसे पढ़ा जाए, इसको लेके एक किताब है। ये नई चीज होगी। हाँ, वो जो होगा तो चलिए, आज अच्छी बातचीत हम लोगों ने 1 घंटे तक की, और पूरा आपकी जो आलोचना यात्रा है, रचना यात्रा है, उसको हम लोगों ने देखा। आगे भी हम लोग बात करेंगे जी अभी जो ये लीड फेस्ट है उसमें आगे भी और लोगों से बातचीत होगी। जी, आपकी बातचीत एक उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। केशव राव जी आ गए, इनका भी बहुत आभार कि मुझे इन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी अवसर दिया लिट फेस्ट में। आमतौर से फेस्ट तो जाते हैं तो, लेकिन ये इसमें एक एकेडमिक बातचीत हो। बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।